Hello everyone, welcome to Learning. I am Vandana Vijan and I teach हिंदी सब्जेक्ट। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी की कक्षा 10वीं CBSE बोर्ड की स्पर्श भाग 2 किताब की चौथी पोयम, जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कविता शुरू करने से पहले हम एक कोट पर बात करते हैं हमेशा। तो आज का कोट है कि प्रकृति हमारी सच्ची मित्र। जैसा कि आप कविता में भी देखेंगे कि कैसे वर्षा ऋतु का वर्णन है और बिना वर्षा के और बिना प्रकृति के विभिन्न रूपों के तो हम जी ही नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए आज का कोट है प्रकृति हमारी सच्ची मित्र। चलिए हम इस प्रकृति के एक रूप को इस कविता के माध्यम से देखते हैं। तो कविता जो है पर्वत प्रदेश में पावस, देखो कितना सुंदर ये चित्र है। यहाँ पर पर्वतों में बारिश हो रही है और इसको हम आज पढ़ने वाले हैं कि वहाँ का कैसे रूप बदलता है। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ सन 1900 में और मृत्यु हुई सन 1977 में। अपने 77 साल की यानी 77 ईयर्स की अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत कुछ हमारे लिए वो छोड़ कर गए हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, कौसानी जिले के अल्मोड़ा में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। उनको बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। 7 साल की उम्र में ही स्कूल के काव्य पाठ प्रतियोगिता में उन्हें पुरस्कार मिला। 1915 में वो साहित्य सृजन में स्थायी रूप से आ गए, परमानेंटली आ गए और छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से एक स्तंभ बने, एक पिलर बने। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। पंत जी को प्रकृति का सुकोमल कवि, सुकुमार कवि या प्रकृति का चितेरा, ये सब शीर्षकों से, ये सब टाइटल से नवाजा गया है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों फिलोसोफर के विचारों से प्रभावित हुए और अरविंद दर्शन का प्रभाव भी हमें देखने को मिला उनके ऊपर। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े रहे और वहाँ से उनकी अर्निंग्स हुई। आकाशवाणी में भी उन्होंने काम किया। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता भी सुमित्रा नंदन पंत बने। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1969 में 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। तो चूंकि प्रकृति के कवि रहे हैं तो प्रकृति की कविता तो उनसे सुंदर कोई लिख ही नहीं सकता। आगे हम देखें कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर यानी बहुत दूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। देखो, जैसे हम लोग तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं और कोस्टल रीजन में हम रह रहे हैं या कोई और भी रीजन है, तो हम हमेशा अपने से अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर पहाड़ों के लिए तो सभी अट्रैक्ट होते हैं। तो कोई हिल स्टेशन हो, पर्वत हो, वहाँ जाने के लिए सब लालायित रहते हैं। तो ऐसा ही कवि कह रहे हैं और कवि तो वहीं पैदा हुए हैं पहाड़ों में। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही हमें वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो मज़ा आ जाएगा। तो आज इस कविता के माध्यम से आप पूरा अनुभव करेंगे। ऐसे लगेगा आपको कि आप पर्वत प्रदेश में घूम आए हैं। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों
निरखने की अनुभूति देती है, आँखों से देखने की अनुभूति देती है। जो हम पढ़ रहे हैं पर हमारी आंखों के सामने पिक्चर आ जाएगा। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों, हम किसी ऐसे रम्य स्थल यानी सुंदर स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसमें लीन हो गए हैं या हमको उसमें लीन रहना है। महाप्राण निराला ने भी पंत जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाकवि ने भी कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है वह है शैली का, स्टाइल का, कि अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना, कोमल कवि भाव रख देना, ये तो उनकी एक विशेषता है ही। उसके साथ अलंकारों का प्रयोग कविता को सुंदर बनाने के लिए, और जो भाव उनकी कविता में निकल कर आता है आपको ऐसा लगेगा कि आप सामने सब कुछ अपने देख रहे हो। इस कविता में भी कवि ने पर्सोनिफिकेशन आपको मिलेगा, मानवीकरण हुआ है इस पूरी कविता का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी पर्वत प्रदेश में पावस कविता को समझते हैं। तो कवि लिख रहे हैं, वर्षा ऋतु तो हम सबने देखी है, हम सबने महसूस की है, हम सभी जगह पर होती है, पर जो पर्वतों में वर्षा होती है और जब वहाँ पल पल प्रकृति अपना रूप बदलती है वो हमें यहाँ मैदानी भागों में देखने को नहीं मिलता। तो कवि लिख रहे हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अभी पावस यानी वर्षा ऋतु, ठीक है, कई हम उसके पर्यायवाची दे सकते हैं। पावस वर्षा ऋतु थी, मौसम था, कहाँ पे था? पर्वत प्रदेश में, वहां का वर्णन है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, वेश यानी रूप। तो ऐसे पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आ रही है तो प्रकृति का रूप एक एक पल में परिवर्तित हो रहा है, कभी कुछ और कभी कुछ देखने को मिल रहा है, जिसको हम आगे देखेंगे कविता के माध्यम से। तो पर्वतों में कैसे पर्वत होते हैं बड़े बड़े पर्वतीय प्रदेश में, तो मेखलाकार पर्वत अपार, अपार जिसकी कोई सीमा नहीं, मतलब बहुत सारे हैं तो इसलिए अपार कहा। मेखलाकार पर्वत जो है वो करधनी के आकार के, करधनी क्या होता है? हम जो अपने कमर में पहनने वाला एक ऑर्नामेंट होता है, तो पर्वतों के गोलाई के लिए करधनी या मेखलाकार उनको कहा गया है, उसकी उपमा उनको दी गई है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, और चूंकि बहुत बड़े पर्वत हैं और उनके ऊपर बहुत सारे पौधे लगे, पेड़ लगे, फूल खिले हैं, तो सहस्त्र मतलब सैकड़ों, मेखलाकार हमने क्या कहा? मेखला के आकार का, मतलब करधनी, करधनी जो कमर में पहने जाने वाला ऑर्नामेंट है। और अपार बहुत सारे, सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है सैकड़ों, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पर्वतों पे, पेड़ों पर, पौधों पर फूल खिले हैं। दृग सुमन फाड़, दृग का मतलब क्या है? दृग मतलब आँख, दृग का पर्यायवाची आँख, सुमन यानी फूल। तो इतने सारे, जो बड़ा सा पर्वत है, जैसे हमारी दो आंखें, हमारा शरीर छोटा है, वो पर्वत बहुत बड़ा और उस पर बहुत सारी आंखें लगी हुई हैं फूलों के रूप में, वो अपनी आंखें फाड़ कर यानी खोल कर अवलोक रहा है बार बार। अवलोक, अवलोक का मतलब होता है देखना, देख रहा है। क्या देख रहा है? अवलोक, देखना। क्या देख रहा है भाई? नीचे जल में निज महाकार, तो पर्वतों के चरणों में पानी है, वाटर बॉडी है, तालाब है, और उस पानी में, तालाब के जो पर्वत है उसके ऊपर जो खिले हुए फूल है वो उसकी आंखों के समान है। मैंने इसमें कहा है कि मानवीकरण हुआ है, खूबसूरत उपमाएं दी गई हैं इस कविता में। तो वो जल में क्या कर रहा है? उस जल दर्पण के समान है, स्वच्छ है, साफ है, आईने के समान है। उसमें अपने, निज मतलब अपना, महाकार, निज यानी अपना, स्वयं का, अपना लिख सकते हैं, स्वयं लिख सकते हैं, स्वयं का। क्या देख रहा है? महाकार, महान आकार, महान मतलब बड़ा,
तो हम लोग को कुछ हम तैयार होते हैं तो अपने आप को किस में देखते हैं? मिरर में देखते हैं। तो पर्वतों के लिए वहाँ पर मिरर क्या है? वहाँ पर वो तालाब है जो उसके चरणों में है। तो वो अपने आप को देखकर प्रसन्न हो रहा है, देख रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतना सजा हुआ हूँ और इतनी सुंदर बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु के मौसम में वहाँ पर प्रकृति अपना रूप बदल रही है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, उसी तालाब के पानी में वो अपनी छवि देख रहा है, पर्वत जो उसके चरणों में है, वो तालाब उसके पैरों में है, उस महान पर्वत के, और उसको देखकर वो प्रसन्न हो रहा है। तो कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश ही है, वर्षा ही है, लेकिन वो कितनी सुंदर लग रही है पर्वत प्रदेश में। कैसे पहाड़ करधनी पहने हुए लग रहे हैं या मेखलाकार हैं, कैसे उस पर खिले हुए सुमन, उसको उसकी आँखें हैं, कैसे वो अपने प्रतिबिंब को, अपने इमेज को वो उस तालाब में जो उसके चरणों में है उसमें देख रहा है, और प्रकृति वहाँ पर पल पल अपना रूप बदल रही है। तो चलिए अभी अगली वाली पंक्तियों में कवि हमको कहाँ ले जा रहे हैं, प्राकृतिक किस की छटा दिखा रहे हैं वो हम देखते हैं। आगे वो कह रहे हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब गिरी का गौरव गाकर, गिरी क्या है भाई? आप सबको मालूम है गिरी जो है वो किसका सिनोनिम है, किसका समानार्थी है? पर्वत का। ठीक है, तो पर्वत का, तो देखिए अब हमको कौन सा रूप दिखा रहे हैं पर्वत प्रदेश का कवि कह रहे हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो देखिए गिरी का मतलब जो है गिरी का समानार्थी पर्वत है, आप सभी को मालूम है। झरझर झरने की आवाज है, मद में नस नस उत्तेजित कर, मद यानी एक नशा, जोश हम कह सकते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जो पहाड़ों से झरने निकलते हैं और वो जो गिरते हुए थोड़ी सी आवाज़ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो झरने गायक हैं और गिरी का, गौरव का गान कर रहे हैं, पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं, उनके लिए गीत गा रहे हैं, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। और वो उनके गीत सुनकर हमारे अंदर एक जोश भरता है, हमारा नस नस उत्तेजित हो जाता है, जोश से भर जाता है। मोती की लड़ियों से सुंदर, उन झरनों की भी खूबसूरती बताई है कवि ने यहाँ पर। वो झरने जब गिरते हैं और सफ़ेद सफ़ेद वो बूंदें एक साथ गिरती हैं, तो ऐसा लगता है कि सफ़ेद पर्ल को, मोती को की एक लड़ी बन गई है, यानी मोती की माला बन गई है। और ऐसे सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। झाग जो वो वाइट, जो सफ़ेद कलर का जो पानी एकदम पर्वतीय प्रदेश में आपको दिखेगा कि एकदम प्योर वाटर दिखेगा, क्लीन दिखता है, वो झाग भरे निर्झर है। तो यहाँ पर उन्होंने पर्वतों के लिए खूबसूरती से गीत गाते हुए झरने दिखाए हैं, जो झरने अपने आप में ही इतने सुंदर हैं कि मोतियों की लड़ियों की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर यानी पर्वत, और पर्वत का मनुष्य माना है, तो मनुष्य का उर मतलब हृदय। हमारे हृदय में कैसे कई सारी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं या एम्बिशंस होती हैं। तो अगर वो भी मनुष्य है तो उसके हृदय में भी कई इच्छाएं हैं। तो गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर। तो पर्वतों पर जो पहाड़ है, जो पेड़ हैं, पर्वतों पर जो पेड़ हैं उनको क्या माना है? उनको माना है
हमारे मन की उच्च आकांक्षाएं, वो पेड़ जो है हमारे एम्बिशन का प्रतीक है। तो उन पेड़ों, उन तरुवर से है झांक रहे नीरव नभ पर। वो तरुवर क्या कर रहे हैं? तरुवर मतलब पेड़, और वो क्या कर रहे हैं? झांक रहे हैं नीरव नभ पर। नीरव शांत, ठीक है। और उसकी तरफ देखते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए कैसे देख रहे हैं? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, कंटिन्यूसली। अनिमेष अपलक। अटल का क्या मतलब होता है? स्थिर। तो कैसे देख रहे हैं वो? अनिमेष अपलक, अटल मतलब स्थिर, पर कुछ चिंता पर। जैसे हमारे मन में भी जब इच्छाएं होती हैं, पेड़ों का हमारी एम्बिशन का है, हमारे मन में भी जब इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं ऐसे आसमान की, अरे पूरी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। तो ऐसा ही लग रहा है कि वो पेड़ आसमान की तरफ उठे हुए हैं, मतलब कि वो हमारी एम्बिशन की तरह है, और वो सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली वो देख रहे हैं आसमान की ओर, और अपने बारे में चिंता कर रहे हैं कि ये काम होगा या नहीं। तो बहुत सुंदर पर्सोनिफिकेशन आपको यहाँ पर मानवीकरण दिखाई देगा। तो इस तरीके से कवि ने पेड़ों का, फूलों का, पर्वत का, झरने का, सबका सुंदर वर्णन यहाँ पर हमारे लिए किया है। आगे देखते हैं अगली लाइनों में। देखो अब आगे वो कह रहे हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ देखें भूधर, भूधर क्या होता है? भूधर का मतलब होता है पहाड़, पहाड़ का एक नाम, पर्वत का एक नाम। देखो कोई भी कवि, कोई भी लेखक अच्छा तब माना जाता है जब अपने वो एक कविता में ही कई सारे समानार्थी शब्दों का प्रयोग करता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कवि ने कितने सारे समानार्थी शब्दों का, एक ही बार वो पर्वत पर्वत भी लिख सकते थे, पर उन्होंने पर्वत भी लाए हैं, पहाड़ भी लाए हैं, भूधर भी लाए हैं। तो इससे उनकी क्षमता का, उनकी निपुणता का पता चलता है। तो अब कवि कह रहे हैं भूधर यानी पहाड़ अचानक ऐसे लगा कि उड़ गया। अभी पहाड़ तो उड़ता नहीं है, पर मानवीकरण है, जैसे हम उड़ जाए, पंछी उड़ जाए, पंछी की तरह मान लिया। फड़का अपार पारद के पर, अब वो पंछी मान रहे इस समय उनको, पहाड़ को। और पहाड़, पंछी के पंख होते हैं, तो जो उसके पास पारद के पर, जो उसका सफ़ेद जो बादल उड़ रहे हैं, उसको उन्होंने उनके पंख माना है पहाड़ के। और वो पारद मतलब, पारद किसको कहते हैं? पारे को कहते हैं। पारा मतलब मर्क्यूरी को कहते हैं, जो आपके थर्मामीटर में होता है, वो सफ़ेद कलर का होता है, और वो अगर बाहर रखे तो एकदम उड़ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ अपने पंख लगाए उन्होंने पारद के, और वो उड़ गया। एक पंछी है इस समय। रवशेष रह गए हैं निर्जर। रवशेष, शेष से ही आपको समझ में आ रहा है बचा हुआ। बचा हुआ क्या रह गया है? निर्जर रह गया है, यानी झरने नीचे रह गए हैं, पहाड़ ऊपर उड़ गया है। और झरने भी कैसे रह गए हैं? सिर्फ उनकी साउंड आ रही, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे, पहाड़ तो उड़ गया है टूट पड़ा भू पर अंबर। और उसी समय प्रकृति ने रूप फिर बदला, और ऐसा लग रहा है वो जो पहाड़ ऊपर उड़े थे वो फिर से नीचे आ गए और बारिश हो गई। तो ऐसा लगा कि टूट पड़ा भू पर अंबर, भूमि पर आसमान टूट पड़ा है, यानी आसमान से जो वो बारिश हो रही है, वो बारिश को तीरों के समान माना है कि तीरों की वर्षा कर दी है, और आसमान ने बारिश के थ्रू या उन तीरों के थ्रू धरती पर आक्रमण कर दिया है। ऐसा रूप उन्होंने परिवर्तित होते वहां पर वर्णन किया है। धस गए धरा में सभय शाल। अब जब बारिश हुई तीर के रूप में, तो धस गए, जब बारिश तीर लगते हैं तो इंसान गिर जाता है, तो वो कह रहे धस गए धरा में, घुस गए धरा में, सभय शाल। सभय यानी भयभीत होकर, भय से भरकर। शाल क्या है? शाल जो है वो एक प्रकार का वृक्ष है
शाल का वृक्ष होता है जो कि जंगलों में या माउंटेन्स पर, पहाड़ों में पाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि सब नीचे धंस गए हैं, उठ रहा धुआं जल गया ताल। क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और सफेद है, तो इसलिए लग रहा है कि जो तालाब में भी पानी पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि धुआं उठ रहा है। और धुआं कब उठता है भाई? वो जब आग लगती है, तो जल गया है ताल और वहां पर धुआं ही धुआं हो गया है। तो इतना सुंदर वर्णन कोई कर सकता था तो वो हमारे महाकवि जो है, प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत ही कर सकते थे। और उन्होंने कहा, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब ऐसा लग रहा है जलद यान, जलद यान क्या है भाई? जलद मतलब बादल होता है, तो जलद यान यानी बादलों का जहाज। यान क्या होता है? जहाज होता है ना, बादलों का जहाज। बादलों के जहाज में इंद्र देवता घूम रहे हैं और ये सब कुछ वो ही कर रहे हैं। और इंद्र जाल मतलब जादूगरी, इंद्र की जादूगरी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंद्रजाल, जादूगरी, मैजिक। ये कोई जादूगरी कर सकता है ना, एक सेकंड में ऐसा रूप है, दूसरे सेकंड में ऐसा है। अभी लग रहा है बादल, अभी धरती पर आक्रमण हुआ है, अभी लग रहा है कि पेड़ धरती में धंस गए, अभी लग रहा है कि वो आसमान को देख रहे हैं, अभी उनकी आकांक्षाएं दिखाई दे रही है, कभी वो आंखें खोलकर अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो इतना परिवर्तित होता है प्रकृति का रूप, ऐसा कवि ने पर्वत प्रदेश पावस कविता के माध्यम से बताया है। आई होप इट इज़ क्लियर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने महसूस किया होगा कि आप भी पहाड़ों पर पहुंच गए हैं। तो चलिए, तो शब्दार्थ एक बार फिर देख लेते हैं। पावस वर्षा ऋतु, प्रकृतिवेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, सहस्त्र हजार, दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें, फूल रूपी आंखें, अवलोक देखना, महाकार यानी महान आकार, विशाल आकार, दर्पण आईना मिरर, मद मस्ती में, जोश में, झाग फेन जो सफेद पानी गिरने पर बूंदों से उठता है, उर हृदय, उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की कामना, हमारी महत्वाकांक्षा या एम्बिशन, तरुवर पेड़, नीरव नभ शांत आकाश, अनिमेष एकटक, चिंता पर चिंतित, चिंता में डूबा हुआ, भूधर पहाड़ एक सिनोनिम, पारद के पर पार के समान धवल एवं चमकीले पंख, रवशेष केवल आवाज का रह जाना, चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के झरनों की आवाज का रह जाना, सभय भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम, ताल तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान जिसमें इंद्र भगवान विचरण करते, विचर घूमना, और इंद्रजाल जादूगरी, जादू मैजिक। तो आई होप ये शब्दार्थ हमने एक बार फिर रिवाइज कर लिए कि ये कविता पर्वत प्रदेश में पावस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आज बस इतना ही। अगले सेशन में अगली कविता या अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, प्लीज़ टेक केयर और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।